आइए अब प्रश्नावली 1.2 को देखते हैं। 11th का मैथ है, ठीक है, और हमारा जो चैप्टर है वो सेट है, ठीक है। समुच्चय चैप्टर से हम चल रहे हैं और प्रश्नावली 1.2 वर्ग 11 और प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है कि वो है कि निम्नलिखित में कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। आप याद कीजिए कि हमने रिक्त समुच्चय के बारे में क्या कहा था। रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है? वैसा सेट जिसमें एक भी अवयव या एक भी एलिमेंट या एक भी परिवार का सदस्य है ही नहीं। हमने बताया था कि एम्प्टी सेट को दिखाया जाता है खाली ब्रैकेट से या फाइ से दिखाया जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये सब नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि पहला है क्वेश्चन कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यानी कि ये क्वेश्चन का पूरा प्रॉपर्टी क्या हुआ कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या रिक्त समुच्चय है, ठीक है। आप क्वेश्चन को ऐसे जोड़ लेंगे। तो आप बताइए कि 2 से भाज्य भी हो, ठीक है, और विषम भी हो, तो ये तो बड़ी विरोधाभास हो गई ना कि या तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी और नहीं तो विषम ही होगी। कोई एक ही चीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि 2 से भाज्य जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 या जहां तक जाए वो क्या होता है, सारी संख्याएं सम होती है, तो उसका विषम होने का सवाल है ही नहीं। अर्थात यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी लैंग्वेज है, विरोधाभासी, कि या तो कोई संख्या या तो 2 से कट ही सकती है या तो विषम हो सकती है, ठीक है। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि एक ही संख्या एक ही समय में सम भी और विषम भी, ये तो संभव नहीं है। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का यदि सेट लिखना हो तो हम क्या लिख देंगे कि कोई भी इसमें एलिमेंट है ही नहीं, कोई भी संख्या वैसे इस कंडीशन को फुलफिल करता ही नहीं है, कोई भी संख्या इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये नल सेट है, यानी कि एम्प्टी सेट है। हिंदी में बोले तो हम कहेंगे कि ये रिक्त समुच्चय है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लैंग्वेज लिख भी सकते हैं, ठीक है, कि यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, ठीक है। हो गया, आपका आंसर हो गया। इतना ही करना था आपको। आपको मन में या कॉपी के किसी साइड में या रफ पेज पर आप इसको ट्राई करके देख लेंगे कि क्या ऐसा होता है और उसके हिसाब से अपना आंसर को आप पुट करेंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया। दूसरा देखिए कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या, अच्छा, अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो, ठीक है, वो समअभाज्य संख्या होती है, सॉरी अभाज्य संख्या होती है। अब समअभाज्य संख्या है, एक है, उसका उदाहरण है 2। 2 जो है वो समअभाज्य संख्या है। संयोग से एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, लेकिन है एक भी तो है। अर्थात हमको इसमें डालने के लिए कोई तो मेंबर मिल गया, एक ही सही, बट मेंबर तो मिल गया। तो ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं, क्योंकि रिक्त समुच्चय कह रहा है कि कौन रिक्त समुच्चय है, तो ये तो रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें तो एक मेंबर आ गया। तो ऐसे को टिक करना है जिसमें कोई भी मेंबर नहीं आ रहा है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है। तो इसमें क्या लिखेंगे, यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, यानी कि आप पूरा लिख लेंगे कि यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। ये भी हो गया आपका। अब तीसरे में देखते हैं कि x का कोई सेट है जहां x एक प्राकृत संख्या है। अच्छा, x का कोई सेट है जहां x एक क्या है, नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल, फिर कंडीशन डाल दिया कि वो नेचुरल नंबर कैसा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, वो नेचुरल नंबर कैसा है कि वो जो नेचुरल नंबर वो 5 से छोटा है। चलिए 5 से छोटा है, 5 से छोटा है,
और साथ ही साथ 7 से बड़ा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। ऐसी कोई संख्या, अच्छा बताइए कोई संख्या होगी जो 5 से छोटी होगी और 7 से बड़ी होगी? एक कोई संख्या ऐसी नहीं हो सकती है कि दोनों कंडीशन को एक साथ फुलफिल करे। या तो वो 5 से छोटी भी हो लेगी या 7 से बड़ी हो लेगी, ठीक है, कोई एक कंडीशन, या दोनों एक साथ कैसे पूरा करेगी? अगर वो 5 से छोटी होगी तो फिर 7 से बड़ी होने का सवाल क्या है? और यदि वो 7 से, ठीक है, हाँ, तो ये कंडीशन फुलफिल होने का सवाल ही नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये नल सेट है, एम्प्टी सेट है, ठीक है, एम्प्टी सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी अवयव नहीं आएंगे, एक भी एलिमेंट इसमें, क्योंकि किसी को का भी कंडीशन फुलफिल ये करता ही नहीं है, कोई भी मेंबर इसमें या कोई भी संख्या इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट का ही उदाहरण, आपको यही पूछ रहा है कि एम्प्टी सेट कौन है? खाली डिब्बा है, उसमें कोई मेंबर नहीं रहेगा। अगला चौथा जो है वो है कि y का कोई सेट है जहां y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ है। अब देखिए किन्हीं दो समांतर रेखा, अच्छा समांतर रेखा क्या होती है? चलिए मोटा मोटी 7th में आपको पढ़ना रहा होगा। समांतर रेखा होती है कि वैसी दो रेखा जिनके बीच की दूरी सदैव समान होती है, जिनके बीच की दूरी सदैव समान होती है और जिन्हें कहीं भी आगे बढ़ाए जाने पर वो आपस में न मिले कहने का मतलब है कि कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, कहीं भी वो आपस में मिलती नहीं है, ठीक है। तो दो समांतर रेखाओं की यही प्रॉपर्टी हो गई कि वो उनके बीच की हमेशा समान अंतर यानी समान दूरी रहती है, ठीक है। और उभयनिष्ठ भी होता है, उभयनिष्ठ सॉरी, और आगे बढ़ाए जाने पर कहीं मिलता भी नहीं है। अब ये समांतर रेखा है, और लेकिन विरोधाभासी बात क्या कह रहा है वो, कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु है, ऐसा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? या तो वो समांतर रेखा हो लेगा या वो उभयनिष्ठ हो लेगा। उभयनिष्ठ देखिए ये है, इस बिंदु को ही उभयनिष्ठ कहते हैं। उभयनिष्ठ मतलब क्या? ये एक ऐसा बिंदु है जो इस रेखा के लिए भी है और इस रेखाखंड के लिए भी है ना। तो ये उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु कब होगा? जब दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा या कहीं ना कहीं दोनों एक कटेगा, तभी तो इंटरसेक्ट बिंदु होगा। लेकिन समांतर रेखा तो कहीं मिलती ही नहीं है, तो कटेगी क्या? और जब तक कटेगी नहीं तब तक उभयनिष्ठ बिंदु होने का सवाल नहीं है। इसका मतलब क्या? ये विरोधाभासी लैंग्वेज है, ठीक है, विरोधाभासी बात है, अपने ही बात को ये गलत ठहरा रहा है। समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें कटना का सवाल ही नहीं है, मिलने का जब सवाल ही नहीं है तो उभयनिष्ठ बिंदु होगा कैसे? हमारे ख्यालात ही नहीं मिल रहा है, फिर दोनों में कॉमन बातें होने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि नहीं, इसमें अगर ऐसा कुछ है नहीं, इसमें कोई भी मेंबर नहीं हो सकता है, ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या है? एम्प्टी सेट का उदाहरण है, ठीक है। इसमें भी आप लिख देंगे कि ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो याद रखिए कि ये भी एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट का उदाहरण नहीं है, इसमें मेंबर है, ठीक है। इसमें भी ये मेंबर नहीं है यानी कि एम्प्टी सेट है, इसमें भी मेंबर नहीं है यानी कि ये एम्प्टी सेट है, यानी रिक्त समुच्चय है, खाली डिब्बा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित अपरिमित का मतलब हमने परिचय जो हमने समुच्चय का सेट का कराया था उसमें बताया था कि परिमित बोले तो फाइनाइट, अपरिमित बोले तो इनफाइनाइट। परिमित मतलब जिसमें परिवार के सदस्यों को गिना जा सके, पता हो कि इतने सदस्य, भले वो कितने भी ज्यादा हो, ये अलग मैटर है, बट वो गिने जा सके। अपरिमित का मतलब है कि वी कांट काउंट, हम लोग गिन नहीं सकते हैं, पता ही नहीं है कितने हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, फाइनाइट नहीं है, कोई उसको फिक्स नहीं कर सकता है कि हाँ इतना ही होगा, ठीक है। तो परिमित मतलब एक तरह से कहिए कि जिसमें ये हो कि काउंटेबल हो, ठीक है, और अपरिमित मतलब अनकाउंटेबल हो, जिसकी गणना नहीं की जा सके। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो हाँ हमें पता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो हम ये क्या है? परिमित है, ठीक है, फाइनाइट है, यानी कि ये क्या? परिमित है।
सिंपल है कि जिसे हम काउंट, हाँ 12 हम बता सकते हैं ना कि 12 है, तो हम काउंट किए तो हो गया, परिमित हो गया। दूसरा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर ये सेट भी, ये सेट तो है, बिल्कुल है, सारा सेट का ही उदाहरण दिया है आपको, बट ये सेट कैसा है, अपरिमित है। डॉट डॉट करके इसने छोड़ दिया, रोका नहीं कहीं पर, छोड़ दिया का मतलब कि अब ये कहां तक जाएगा इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है, अपरिमित अनंत है। आप लिख सकते हैं कि इसमें अवयवों की संख्या क्या है, अनंत है, इसलिए यह कौन सा सेट होगा, अपरिमित, अपरिमित होगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, परिमित मतलब लिमिट, जिसमें भले कितने भी अवयव हो लेकिन हम गिन सकते हैं कि इतना होगा, लेकिन अपरिमित में पता ही नहीं कि कहां पर जाके ये रुकेगा, अनंत है। ठीक है, अगला देखिए तीसरा। तीसरा कहता है 1 2 3 से लेके 99 और 100 तक। तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये परिमित है कि अपरिमित है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है। क्यों, क्योंकि इसने कंट्रोल कर लिया है यहाँ पे कि हाँ इसमें क्या है, इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या कितना है, 100 है, 100 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये परिमित है। क्लियर, क्या ये परिमित है यानी फाइनाइट है। चौथा है ये 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़ा धन पूर्णांकों का समुच्चय 101 102 103 500, अब कितना होगा धन पूर्णांक, अनंत है, 1 अरब 1 अरब 50 करोड़ 1 अरब, कितना होगा कुछ पता ही नहीं है कितना होगा। ठीक है, तो 1 से 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा, अपरिमित हो जाएगा। क्यों होगा अपरिमित, क्योंकि उसमें पता ही नहीं है कि वो कहां पर जाके रुकेगा, इनफाइनाइट है, कहां अनंत तक जा सकता है, उसमें कोई रुकने वाली गुंजाइश नहीं है कि कहां वो रुकेगा। ठीक है, इसमें हम कंफ्यूज है, पता ही नहीं है, तो वो अपरिमित है, इनफाइनाइट है। ठीक है, चलिए पांचवा जो प्रश्न है आपका वो है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो हाँ हम कह सकते हैं कि हाँ अभाज्य पूर्णांक होगा। अभाज्य कहां से, अभाज्य मतलब फिर वही याद रखिएगा कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं करता। जैसे अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं ना कि 2 से शुरू करते हैं, 3 5 7 11 13 17 ऐसे करके, और लास्ट में क्या 97 तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक सेट बना, अगर इसका सेट बनता है अगर ऐसा, तो हम कह सकते हैं ना ये लिमिट है, यहां पर जाके रुका ये तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, परिमित है, यानी कि ये फाइनाइट है। ठीक है, इसको हम गिन सकते हैं, फाइनाइट है यानी कि परिमित। तो आप इस प्रकार लिख लेंगे। समझना ज्यादा जरूरी है कि कौन फाइनाइट सेट है और कौन इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, परिमित जिसे हम गिन सकते हैं, पता है कि इतना होगा, भले वो कितना ज्यादा हो बट होगा ये पता है, लेकिन इनफाइनाइट में किसी को पता नहीं है कि वो कहां पर जाके उसकी काउंटिंग। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी वही सेम क्वेश्चन नंबर 2 वाला ये देखना है कि वो परिमित है या अपरिमित, यानी फाइनाइट है या इनफाइनाइट। फर्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, क्या ये परिमित है या अपरिमित है। तो यार देख लीजिए थोड़ा सा कि सपोज कीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये बताइए कि एक्स अक्ष के समांतर, समांतर मतलब इससे ऊपर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। क्या इसका कोई लिमिट है, कोई लिमिट है इसका, इसके सटे हुए ही कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, इसका कोई लिमिट है, कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। ये अनलिमिटेड है, वी कांट से, कुछ पता ही नहीं है कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, अपरिमित। क्या है ये, अपरिमित। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। ठीक, तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या लिख देंगे, ए से जेड तक, पता है कि हमें 26 है, वो तो पता है, ए से जेड तक पता है। ठीक है, तो ये क्या है, परिमित है। तीसरा है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अच्छा, 5 के गुणज का अर्थ क्या है कि 5 का टेबल, 5 10 15 20, और ये भी अनंत होते हैं। तो याद रखिएगा गुणज जो होते हैं वो अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। हाँ, गुणनखंड सीमित होते हैं,
किसी भी संख्या का गुणनखंड जो होता है वो, जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि 30 का गुणनखंड बताइए, तो आप बता सकते हैं ना कि 1 से कटता है 30, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है, 6 से कटता है, 10 से कटता है, ठीक है, 15 से कटता है और 30 से कटता है। आप कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका गुणनखंड लिमिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, यही गुणनखंड है इसके। लेकिन गुणज कोई भी नहीं कह सकता है कि वो कहां तक जाके रुकेगा। पहाड़ा भले ही 10 तक रुक जाता है, लेकिन गुणज उस थोड़ी ना रुकता है, वो अनंत है। तो याद रखिए गुणज अनंत है, यानी कि उन संख्याओं का समूह जो 5 के गुणज हैं वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, अपरिमित होगा, हम बता नहीं सकते। अपरिमित बड़ी संख्या होने से मतलब नहीं है, लेकिन क्या उसका पता वो है कि कहां पर जाके रुकना है, नहीं पता है। तो कहां पर जाके रुकना है ये पता नहीं है, तो फिर वो अपरिमित है। अगला है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समूह। हाँ, भले ही वो 1 अरब हो 1 खरब हो, लेकिन कहीं पर तो जाके काउंटिंग रुक जाएगी ना, जहां पर जानवरों की काउंटिंग हो जाएगी। तो ये क्या है, ये परिमित है। देखिए फिर मैं बोल रहा हूं, एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कितना होगा दैट इज नॉट द मैटर। मैटर ये नहीं कि कितनी बड़ी संख्या होगी, मैटर ये है कि होगी या नहीं होगी, वो मतलब वो कहां पर रुकेंगे इसका पता है या नहीं है। तो इसमें पता है कि हाँ, जहां जानवरों की संख्या ये हो जाएगी। अगला है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय कितना, ये भी अनंत खींचे जा सकते हैं। जैसे मूल बिंदु यदि ये है तो इसको मान लिया तो एक वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त खींचा जा सकता है, तीसरा वृत्त, चौथा वृत्त, कितना ये हमें पता ही नहीं है, अनंत है, ये अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो क्या होगा कि ये भी क्या होगा, अपरिमित होगा। ठीक है, तो आप इसको ख्याल रखेंगे और फिर से इसको करेंगे कि एक अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या है, इनफाइनाइट है, पता नहीं है कितना खींचा जा सकता है। अंग्रेजी वर्ण वाले पता है, फाइनाइट है वो। उन संख्याओं का समूह जो 5 गुणज है, गुणज अपरिमित होते हैं, अनंत होते हैं, पता ही नहीं। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समूह हाँ कितना भी बड़ा हो लेकिन काउंट कर सकते हैं, परिमित है। मूल बिंदु 0 0 मान के चलिए 0 0 मूल बिंदु उससे होकर, ठीक है, कितना वृत्त है उसका भी पता हमें नहीं है, कितना खींचा जा सकता है, कितना कितना कितना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमित है, अनंत खींचे जा सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें कहता है कि a बराबर b है अथवा नहीं। इसका मतलब क्या है कि सेट A बराबर सेट B है, सेट A बराबर सेट B है। देखते हैं, हमने आपको बताया था इक्वल सेट के बारे में। इक्वल सेट में क्या होता है कि अवयव सेम होते हैं, भले ही उनके ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर जो होते हैं उसके अंदर के एलिमेंट वो एक सेम ही होते हैं। सेम मान के चलिए एक परिवार में से जो लोग हैं वही दूसरे परिवार में भी है, भले वो अलग अलग तरीके से खड़े हो जाए, इधर से उधर उधर से उधर, लेकिन मेंबर वही रहेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट वही रहते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए कि a बराबर है ABCD, ये एलिमेंट है, और b बराबर है DCBA। देखिए d इसमें है, हाँ है, c है, b है, a है। तो हम कह सकते हैं कि यस a इक्वल टू क्या है, b है। इसको बोलते हैं इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट है ये। ठीक है, a के बराबर b है, यानी कि दोनों सेट क्या है, आपस में बराबर है, भले उनके ऑर्डर अलग है, इससे मतलब नहीं है, मेंबर वही है। दूसरा देखते हैं, a बराबर है 4 8 12 16। इसमें 4 मेंबर है, 4 एलिमेंट है। इसमें 8, चलिए ये मिल गया, 4 ये मिल गया, 16 ये मिल गया, 18 नहीं मिल रहा है। इसमें 12 है और इसमें 18, यानी सेम फैमिली मेंबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि नो दिस इज नॉट, a इज नॉट इक्वल टू b, यानी कि a सेट b के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं कि इसमें a में है 2 4 6 8 10। चलिए ठीक है, और इसमें है एक, इसको दे दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लिख भी सकते हैं, रोस्टर फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, या मन ही मन आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये
रोस्टर फॉर्म में यदि आता तो कैसा होता। अब हम लिख ही लेते हैं। देखिए b जो है x का एक सेट है जहां x जो है सम धन पूर्णांक है। सम का मतलब तो समझ ही गए, और धन पूर्णांक 2 4 6 8 10 सब पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है, सब तो ये भी है तो है 2 4 6 8 10, ठीक है, समधन पूर्णांक है। और x जो है वो 10 के बराबर या 10 से छोटा है, 10 के बराबर या 10 से छोटा है। हाँ ठीक है, इसको भी यदि हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो हम यही लिखते हैं ना, 2 4 6 8 10, यानी इसका भी आंसर यही आता हमको रोस्टर फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि यस a इक्वल टू क्या है, b। ठीक है, दोनों बराबर है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है a जो है x का एक सेट है जहां x संख्या 10 का एक गुणज है। चलिए अगर इसको हमको लिखना होता क्या बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो क्या लिखते कि a इक्वल टू 10 का गुणज का मतलब क्या, 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन। पता नहीं, क्योंकि हमने अभी अभी बताया था कि गुणज की संख्या लिमिट नहीं होती है, वो इनफाइनाइट होता है। और b में क्या है देख लीजिए, अब तो मिला सकते हैं। इसमें 10, चलिए 10 हो गया, इसमें 15 लीजिए, इसमें 15 है ही नहीं, क्योंकि 10 के गुणज में 15 आता ही नहीं है, तो अब तो यहीं पर क्रॉस हो गया। ठीक है, दोनों सेट इक्वल सेट नहीं है, तो लिखेंगे नो, a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, उम्मीद है आप समझ के बना रहे होंगे, और वीडियो को रोक रोक के और सॉल्व करने का खुद से भी प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट में आप लिखिएगा, हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो समुच्चय युग्म यानी कि ये दो समुच्चय इसलिए युग्म का नाम दिया, दोनों क्या समान है, फिर वही बात इक्वल सेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इक्वल सेट की बात हो रही है। ठीक है, क्या दोनों a बराबर b है, जो अभी अभी हमने चौथे प्रश्न में किया था चेक। तो आप देखिए कि a बराबर 2 और 3 है। ठीक है, a सेट में 2 और 3 नामक दो अवयव हैं, यानी एलिमेंट हैं। b का क्या कहता है कि b x का एक सेट है जहां x जो है समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। तो आइए इसका पहले हल नहीं, तो सबसे पहले इसका हम हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो आप जानते हैं कि इसको फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, ये तो अपने पिछली कक्षाओं में ही सीखा होगा। 5x को हम ऐसे दो भाग में बांटेंगे, जैसे कि इसको लिखते हैं 3x प्लस 2x, और ये फिर जैसा है वैसा इक्वल टू 0। देखिए 5x को हमने दो ऐसे भागों में बांटा कि जिसका जोड़ घटाओ तो इसके बराबर है, लेकिन जिसका गुना पहले गुने तीसरे के गुणनफल के बराबर है। जैसे देखिए 3x प्लस 2x कितना होता है, 5x होता है। चलिए तो बीच वाला तो उड़ गया। अब 3x और 2x को यदि आप गुना करते हैं तो कितना होता है, 3 दूनी 6x और x का गुना x स्क्वायर। और देखिए पहला गुने तीसरे को यदि आप गुना करते हैं तो क्या है, 6 गुने x स्क्वायर, तो ये भी क्या है 6x स्क्वायर। यानी कि देखिए दोनों बराबर है, ये भी और ये भी। इसका मतलब क्या है कि बीच वाले को ऐसे दो भागों में हमें बांटना है, बीच वाले को ऐसे दो भागों में बांटना है जिसका जोड़ घटाओ तो बीच वाले के बराबर हो जाए, लेकिन जिसका गुना क्या है, पहले गुने तीसरे के गुणनफल के बराबर हो। देखिए 6 और x, सबसे पहले आप मन में 6 और x स्क्वायर का गुना कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको दो भाग में बांटना, देखिए तो हमने बांटा कितना अच्छा से कि 3x प्लस 2x, देखिए 3 दूनी 6, x स्क्वायर भी उड़ गया और 3x जोड़ 2x, यानी जोड़ घटाओ जो है इसके बराबर भी आ गया। इस प्रकार करके आप इसका गुणनखंड कर लेंगे। चलिए ये तो पिछली कक्षाओं में आपने सीखा होगा। ठीक है, फिर भी अब इसमें x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3 हो गया। देखिए x स्क्वायर 3x, ठीक है, प्लस इसमें ये दोनों में 2 छुपा हुआ है गुणनखंड, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू क्या 0। अब x प्लस 3 दोनों में है तो x प्लस 3 को कॉमन निकाल लेंगे, बच क्या जाएगा, इधर x बचेगा और इधर प्लस 2 बचेगा, बराबर क्या 0। तो x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -3,
और x प्लस 2 बराबर भी 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो x का क्या हो गया, अब ध्यान दीजिए कि x का क्या हुआ कि x के दो वैल्यू हुए, यानी इसको यदि रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो अब क्या लिख सकते हैं कि -3 और -2, ठीक है। यानी कि ये जो कथन था, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म था, उसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा -3 और -2। अब देखिए इस सेट ए में 2 और 3 जो है वो पॉजिटिव है, और सेट बी में 2 और 3 तो है, भले ही ऑर्डर इधर, लेकिन 2 और 3 है, लेकिन वो क्या है नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेट बराबर नहीं है, नो, A इज नॉट इक्वल टू B, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव है और पॉजिटिव है, दोनों अलग अलग बातें हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि ये जो है x का एक सेट है जहां x जो है फॉलो शब्द का एक अक्षर है। चलिए इसको सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में बदल लेते हैं। तो F O, चलिए L तो एक ही L लेंगे, O तो फिर दोबारा वो तो लेना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि दोबारा हमें नहीं रहता है, वो मेंबर लेना नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे W, तो इसका रोस्टर फॉर्म ये हो गया। चलिए B का लेते हैं। B जो है y का एक सेट है जहां y शब्द जो है वुल्फ का एक अक्षर है। तो देखिए W O L F, दोनों को हमने क्या किया, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखा, ये जांच करने के लिए। अब देखिए कि W हाँ है, O है, L है, F है, तो ये दोनों क्या है, दोनों में सेम ही मेंबर है, ठीक है। भले ऑर्डर जो भी हो बट मेंबर सेम ही है। तो हम कह सकते हैं कि यस A इज इक्वल टू B, यानी कि दोनों सेट क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। आप इसको समझ के नोट डाउन कर लीजिए। आइए चैप्टर 1.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो है छठा, कि नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। यानी कि नीचे 8 सेट दिए हुए हैं, उनमें से आपको देखना है कि कौन किसके बराबर है और कितने सेट इक्वल सेट हैं, ठीक है। इक्वल सेट वही A बराबर B या A, इसमें तो खैर कोई भी हो सकता है आपस में बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले से शुरू करते हैं। देखिए कि A के बराबर कोई है 2 4 8 12, दो ही नहीं है, इसमें नहीं है, ये भी बराबर, यानी कि यही मेंबर होने चाहिए, भले इसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो, ठीक है। तो इसमें तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि 8 12 भी नहीं है इसमें, इसमें दो ही नहीं है, चलिए ये भी नहीं हुआ। डी में नहीं, एक तो इसमें है ही नहीं, चलिए ये भी बराबर नहीं है। ये तो खैर दो ही मेंबर है, सब नीचे तो करिए, तो ए का कोई दोस्त नहीं है, चलिए ये कुछ हो गया। बी का देखिए 1 2 3 4, सी में तो एक तो है ही नहीं, तो सी इसका दोस्त है ही नहीं। सी में एक है नहीं है, तो चलिए एक दोस्त नहीं। इसमें एक है, हाँ एक है, 2 है, 3 है, 4 है, तो बी का दोस्त कौन मिला है, डी मिला। तो हम कह सकते हैं कि बी बराबर क्या है, डी। एक सेट तो हमने फाइंड कर लिया। अच्छा एक बताइए, बी बराबर डी है तो इसका मतलब डी बराबर भी क्या है, डी है, ठीक है। वैसे आप बी का और सेट से भी जांच कर सकते हैं, कि नीचे तो जांच करने की जरूरत इसलिए नहीं कि दो ही तो मेंबर ही है सब में, और इसमें 4 मेंबर है, तो बराबर होने की गुंजाइश नीचे वाले से तो है ही नहीं। चलिए, तो बी बराबर डी है तो डी बराबर बी क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो अभी दोनों को छोड़ देते हैं। सी को सी से लेते हैं तो 4 8 12 14, तो सी का तो ना तो इससे मिलता है, ना इससे मिलता है, ना इससे मिलता है, ऑलरेडी जांच हो चुकी है, तो सी का तो कोई है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले में ई में है -1 और 1, ई का चेक करते हैं, ठीक है। इसमें 0 नहीं, जी में 1 और -1, ठीक है। इसमें -1 और 1 है, इसमें 1 और -1 है, तो हाँ ये दोनों क्या है, दोस्त तो हो सकता है, बिल्कुल है, क्योंकि ऑर्डर चेंज है बट मेंबर दो उसमें भी, दो इसमें भी, सेम मेंबर, वही मेंबर, राम और श्याम इसमें भी, श्याम और राम उसमें भी। तो हम लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल टू क्या है, जी है। अब एफ का भी आप चेक कर सकते हैं, 0 है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बात खत्म है। तो यही तो क्या है, इक्वल सेट है, दो सेट जो है इक्वल सेट, ठीक है। तो आपका इस प्रकार प्रश्नावली 1.2 जो है वो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे और खुद से भी समझने का प्रयास करेंगे।
क्योंकि सेट पर ही बेस्ड कई चैप्टर और काफी महत्वपूर्ण है ये, आगे की परीक्षाओं के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी, हायर एजुकेशन के ख्याल से भी ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, इसी के बेस पर बहुत सारे मैथ्स आधारित होते हैं, तो आप सेट को बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है बट समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।